हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। सबसे पहले तो उन लोगों का भी शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का सामान्य परिचय भाग 2। भाग 1 ऑलरेडी पहले ही आ चुका है और 10 टॉपिक मैंने वहां पे कवर कराए थे, जिसमें मैंने भारत का नाम, उसका सीमा और स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, इसके साथ साथ और भी मैंने वहां पर कुछ पॉइंट और कराए थे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता देता हूं कि ज्योग्राफी में से 30% कवर आपका इसी चैप्टर से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या, उसकी स्थलीय सीमा रेखा, कितने देशों के साथ उसकी सीमा रेखा लगी हुई है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के पास है, ठीक है, किस देश के साथ लगी हुई है, जलीय सीमा रेखा कितनी है, कौन से राज्य की जलीय सीमा किस राज्य की जलीय सीमा समुद्र के साथ सबसे ज्यादा लगी हुई है। तो आप कहने का ये देख लीजिए कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 30% यहाँ से कवर हो जाएगा आपके। ठीक है, वैसे नाम है बस छोटा सा कि भारत का सामान्य परिचय, लेकिन सामान्य से मतलब होता है पूरा विस्तृत। ठीक है, चलिए आज के हम कुछ पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। और पॉइंट क्या है, मैंने बताए थे कि यहाँ पर जैसे प्रादेशिक जलीय सीमा रेखा 10 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पार्ट नंबर 1 में, ये पार्ट नंबर 2 है। तो भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा रेखा की बात करें तो ये समुद्र तट से 12 समुद्री मील है। अब ये समुद्र तट कौन सा होता है, देखिए ये जो भारत का जो भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम बोलते हैं प्रायद्वीप है, जो गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक है। इस क्षेत्र को तटीय सीमा रेखा वाला क्षेत्र कहते हैं और इसी क्षेत्र को हम प्रायद्वीप क्षेत्र कहते हैं। ये जो तट है, इस तटीय सीमा रेखा से यहां तक यानी 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को बोला जाता है प्रादेशिक जलीय सीमा रेखा। 1 मील बराबर कितना होता है, तो 1 मील बराबर होता है 1.82 किलोमीटर। आप इसमें 12 की गुणा कर लीजिए तो यहां से निकल कर आ जाएगी आपके किलोमीटर की भारत की जलीय सीमा रेखा कितनी है। भारत के स्थल पे ही नहीं बल्कि जलीय सीमा रेखा पर भी अधिकार है। अब कितना है, मैंने यहाँ 3 भागों में इसको बांटा है, एक 12 समुद्री मील, एक 24 समुद्री मील, एक 200 समुद्री मील। यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर जैसे मछली पकड़ना, जैसे क्या होता है कि जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। आप देखते हैं तमिलनाडु में कुछ लोग नाव लेकर के मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो उनको भारत ने 12 किलोमीटर के एरिया तक का एक दायरा तय कर रखा कि आप यहाँ पर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, उनका दोहन कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। आम लोगों के लिए भी यहाँ पर छूट दी जाती है और यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कार्य जो भारत सरकार करती है वो यहाँ पर करती है। आगे जो दूसरी आती है उसका नाम है संलग्न क्षेत्र। इसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा से 24 मील, यानी 12 से 12 आगे और कर दीजिए आप तो 12 समुद्री मील, और यहां से देखें तटों से तो 24 समुद्री मील तक की जो सीमा होती है इसे बोलते हैं प्रादेशिक। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे घुसपैठिए होते हैं, अंदर आ जाते हैं, या फिर कोई जहाज होता है किसी दूसरे देश का सामान लेकर के जा रहा हो और वो इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, तो यहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगाने का कार्य होता है भारत सरकार का, ड्यूटी वसूलने का। ठीक है, आपने देखा हो जैसे कोस्ट गार्ड क्या करते हैं, ड्यूटी लगाते रहते हैं, उसमें पहरा देते रहते हैं समुद्र के अंदर। तो उनकी जो एक सीमा होती है 12 समुद्री मील से, सॉरी, समुद्र तट से लेकर के 24 समुद्री मील तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं कौन सी, संलग्न क्षेत्र। अब आता है आर्थिक अनन्य क्षेत्र। आर्थिक अनन्य क्षेत्र होता है तटीय सीमा रेखा से 200 समुद्री मील तक। कहां तक, 200 समुद्री मील तक की जो दूरी होती है ये भारत सरकार के अधिकार में आता है। अब यहाँ पर भारत सरकार को किस किस चीज का अधिकार है, यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे मिसाइल भारत बना देती है और उस मिसाइलों का जल के अंदर परीक्षण किया जाता है, उनको फोड़ा जाता है वहां पे, ठीक है, टेस्टिंग की जाती है। तो इन सभी क्षेत्रों पर भारत को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो इस क्षेत्र में अपने परमाणु परीक्षण और इसके साथ साथ आप यहाँ पे मिसाइल परीक्षण यहाँ पे कर सकती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसको भारत सरकार को पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, जलीय जीवों को लेकर के, यानी पूरी तरीके से संपूर्ण अधिकार भारत को है। एक आता है इसके बाहर वाला क्षेत्र। अब 200 समुद्री मील तक तो है, अब इसके बाहर वाला क्षेत्र कितना होता है, तो देखिए 200 समुद्री मील का जो बाहर वाला क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं खुला क्षेत्र। अब खुले क्षेत्र पर किसका अधिकार होता है, इस खुले क्षेत्र पर संपूर्ण विश्व में जितने भी देश हैं उन देशों का समान रूप से अधिकार होता है, याद रखना इस चीज का। ठीक है, तो ये खुला क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र पर सभी देशों का बराबर का क्या होता है, हक होता है, बराबर का अधिकार होता है। ये सभी देशों का होता है यहाँ पर। और ये जो जितनी भी सीमा रेखाएं होती है सभी देशों की इतने सीमा रेखा तक समुद्री मील तक दूरी होती है। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के पास है तो ऑस्ट्रेलिया भी अपने अपने जलीय क्षेत्र का केवल 200 मील तक ही क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। आगे बात करते हैं, आइए भारत की जलवायु। भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। ठीक है, भारत के यहाँ पे जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर ग्रीष्म जलवायु और यहाँ पर शीत जलवायु। तो भारत की जो जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु है। ठीक है, यहाँ पर
क्योंकि भारत की जो कर्क रेखा है भारत के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसको 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, मानसून जलवायु है, ठीक है। और मानसून की बात करें तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम, ऋतु परिवर्तन, ठीक है, याद रखना। चलिए, भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जो संपूर्ण विश्व का 2.4% है। विश्व स्तर पर देखा जाए तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है। अब बात आती है कि जब भारत 7वां सबसे बड़ा देश है तो इससे पहले के कौन कौन से 6 देश है, तो इनके लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है, ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत, ठीक है। इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आ भारत। तो रू से हो जाएगा रूस, कैसे हो जाएगा कनाडा, चीन से हो जाएगा, चीन से चीन ही रहेगा, ऐसे हो जाएगा अमेरिका, वैसे हो जाएगा ब्राजील, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, वैसे हो जाएगा भारत। भारत तो यहाँ पर आई। अब इनकी बात करें तो पहले नंबर पर रूस है, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, 5वें ब्राजील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे भारत। तो कुल मिलाकर के 7 बड़े देश हैं पूरे विश्व में, ठीक है। 206 देशों में से ये 7 बड़े देश हैं। सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल है वो रूस का है, ठीक है, याद रखना। आगे बात करें, कुल भारत की जनसंख्या की बात करें तो 1 अरब 21 करोड़, ठीक है, 8,54,917 भारत में कुल लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 में जनगणना हुई थी जिसमें 121 करोड़ की आबादी भारत में थी, जिसमें से पुरुष की बात करें कि इसमें से पुरुष कितने हैं, तो पुरुष जनसंख्या 62,32,70,258, और जबकि महिला जनसंख्या की बात करें तो 58,15,84,719 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, इसको ध्यान रख देना, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। और जनसंख्या के मामले में बात करें तो भारत पूरे विश्व में इस समय वर्तमान में पूरे विश्व में नंबर 1 पर है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व में चीन नंबर 1 पर था। वर्तमान में चीन की जो आबादी है वो 142 करोड़ है, और हमारे भारत की जो आबादी है वर्तमान में वो 142 करोड़ 50 लाख है, यानी हम 50 लाख चीन से ज्यादा हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार तो हम दूसरे पर हैं, लेकिन अब वर्तमान की बात करें, जो हाल ही में आंकड़ा जारी हुआ था उसके अनुसार हमारी जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे 1 है, ठीक है, याद रखना, प्रथम स्थान पर है और सबसे ऊपर हम लोग आ चुके हैं। चलो किसी के मामले में तो जनसंख्या के मामले में किसी मामले में चीन से आगे हुए, वरना सब में पीछे ही है, ठीक है। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो वो 83.37 करोड़ जनसंख्या आज भी भारत की कितने 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। लेकिन अगर 2024 की जनगणना अभी तो हुई नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए हो जाए, 21 में नहीं हुई, अब चल रही है वर्तमान में, अगर अब हो जाए तो लगभग कम से कम अब ये आंकड़ा 60% का हो जाएगा कि इतने लोग गांव में रह रहे हैं, और फिर भी गांव की आबादी धीरे धीरे घटती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या घटती जा रही है तो सीधा आबादी कम होती जा रही है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो अभी फिलहाल में 37,71,00,000 लोग अभी शहरों में रहते हैं पूरे भारत में, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, लगभग 40% के समथिंग में हो जाएगा अगर जनगणना हुई दोबारा तो, ठीक है। चलिए, दशकीय वृद्धि की बात करें, दशकीय वृद्धि का अर्थ क्या होता है, यानी 10 साल में बढ़ी हुई जनसंख्या